प्रिय छात्रों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये जो है वो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी के तहत अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 11 है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस चैप्टर को इसी वीडियो में मैंने फिनिश कर दिया है और समाप्त कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को मैं समाप्त कर दिया हूं और उन सभी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है ना आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से विजिट आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आँख के बारे में। ये आँख है क्या? तो यहाँ सवाल यह उठता है कि आँख का डिफिनेशन जरा बता देते तो अच्छा रहता। देखिए आँख एक ऐसी ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो हमें इस अद्भुत संसार तथा चारों तरफ के रंगों को देखने में सहायता प्रदान करता है या योग्य बनाता है, उसे ही तो आँख कहते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि ये ज्ञान इंद्रियाँ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि रामायण में भी जिक्र किया गया है ज्ञान इंद्रियाँ के बारे में। जब राम जी सीता जी को वनवास में छोड़ने का आज्ञा देते हैं लक्ष्मण को कि जाओ छोड़ करके आओ, कुछ प्रजा के कहने के कारण, तो उस समय वाल्मीकि जी जब सीता जी को महल में लेकर के आते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि सीता को कुटिया में प्रवेश करने से पहले मैं पांचों ज्ञानेंद्रियों से जान चुका था कि सीता बिल्कुल शुद्ध है, न किसी तरह का मन में पाप है न खोट है, वो बिल्कुल शुद्ध है, इसीलिए मैंने उसे अपने कुटिया में आने का इजाज़त दिया, ऐसा कहते हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो ज्ञानेंद्रिय है टोटल 5 है। ज्ञानेंद्रिय कितने बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कितने हैं, 5 है। और कौन कौन है तो आप देखिए मेरे फेस पे मैं बताता हूँ। ये आँख पहला ज्ञानेंद्रिय, नाक दूसरा, जीभ है ना तीसरा, ये कान चौथा, और ये जो देख रहे हैं हमारा फेस स्किन ये 5वां है ना। तो पांचों ज्ञानेंद्रिय समझ गए, आँख का डिफिनेशन समझ गए। और यहाँ पे देखिए आँख का संपूर्ण जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, ये फिगर आपके बुक में दिया गया है, आप जैसे चाहे वैसे नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप फिगर बनाना तो सीख जाएंगे ही, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं इन सबको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम बारीकी से सभी को एक एक करके समझाते हैं। तो प्रिय छात्रों सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु के साइज का, ये आँख जो होता है ना, आँख के पीछे रेटिना होता है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई आँख के पीछे क्या होता है, तो वैसे तो बहुत, लेकिन ज़्यादातर क्या कहिएगा, रेटिना। क्या होगा? रेटिना। और रेटिना जो इंग्लिश वर्ड है इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। ओके, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने घेर करके रखा हुआ है। तो रेटिना यानी दृष्टि पटल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है मैंने प्रतिबिंब लिखा, यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहोगे रेटिना पे बनता है, यानी दृष्टि पटल पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। प्रतिबिंब यानी छाया, फोटो, इमेज, ठीक है। किसी भी चीज़ को देख लो तो वो जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, हमारे आँख में उसका फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, यानी छाया बन रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा बनता है, तो कहना वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा। कई बुक में आपको उल्टा एवं छोटा दिया गया होगा, दोनों सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, लिखा गया सिराओं तथा तंत्रिकाओं का फिल्म है जो वस्तु के रूप रंग आकार को बताता है। कहने का मतलब ये जो दृष्टि पटल है, और आँख जब हम किसी वस्तु को देखता है, मतलब कोई जब हम देखते हैं किसी वस्तु को, तो उस वस्तु के रूप रंग आकार वो यही दिखाता है। कौन? रेटिना दिखाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, यानी रेटिना में 2 तरह के कोशिका पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेटिना में कितने तरह के कोशिका पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 2 तरह के कोशिका पाए जाते हैं।
सवाल यह उठता है कौन कौन कोशिका पाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए शंकु कोशिका और क्षण कोशिका पाए जाते हैं रेटिना में। अब यहाँ पे शंकु कोशिका का क्या काम है और क्षण कोशिका का क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शंकु कोशिका देख रहे हैं ना, ये रंगों का आभास कराता है, ये पीला है, लाल है, उसका ज्ञात कराता है ये शंकु कोशिका। ओके, और क्षण कोशिका क्या करता है, ये करता है अंधेरे में भी वस्तु का पता लगाना। कई बार अगर आप मेला घूमने जाते हैं या कहीं दूर जाते यात्रा करने अंधेरे में, तो आते आते आपको कहीं कुछ ऐसा वस्तु नजर आएगा कि यार वहाँ ना कुछ अजीब टाइप का कुछ वस्तु रखा हुआ है, या फिर डर जाते हैं। तो भाई अंधेरे में जो ये चीज़ है वो चीज़ है, उसका जो आभास लगाता है, अंधेरे में वस्तु का पता लगाता है, वो कौन करता है, तो ये क्षण कोशिका करता है। ओके, बात आ रही ना समझ में, लाइक करते चलना, ये दान दक्षिणा है, ठीक है आपका लाइक। ओके, चलिए अब हम पहला यानी रेटिना के बारे में तो बात कर लिए। यहीं पे आता है रेटिना के ऊपर जो मैंने लिखा ने पीत बिंदु आता है। रेटिना के ऊपर जस्ट क्या आता है, पीत बिंदु आता है। तो पीत बिंदु के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। रेटिना के ऊपर क्या होता है, यानी दृष्टि पटल को पीला कलर का होता है जो पीत बिंदु होता है, और पीत बिंदु पर भी प्रतिबिंब बनता है। वाह क्या बात है, कमाल की बात है कि आंख जो है ना, तो आंख के पीछे रेटिना भी होता है और पीत बिंदु भी होता है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो पीत बिंदु पर भी प्रतिबिंब बनता है और रेटिना पर भी प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो रेटिना पे यानी ये जो पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो एकदम क्वालिटी HD क्वालिटी, एकदम साफ पूरा क्लीन मतलब प्रतिबिंब बनता है। यहाँ मैंने लिखा कि पीत बिंदु पर जो होता है ना वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, HD प्रतिबिंब, यानी पूरा क्लीन साफ बनता है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, और ये तो हो गया, यहाँ पे हम पहला नंबर दे देते हैं क्योंकि ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सिलियरी पेशियाँ या फिर इसको मांसपेशियाँ कहिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मैं यहाँ से पेंट करता हूँ, ये वाला आप पार्ट देख रहे हैं ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास सिलियरी पेशियाँ है, यानी मांसपेशियाँ भी कहते हैं इसको। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। फोकस दूरी का मतलब जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना, तो उसको कम या ज़्यादा करता है। ओके, याद रखना। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये और ये पार्ट, ये बीच में गैप देख रहे हैं ना, इन दोनों की बात करते हैं तीसरा नंबर में। ये दोनों क्या है, तो ये हमारा परितारिका है यानी आइरिस है, ठीक है। ये क्या है, आइरिस यानी परितारिका है। ये क्या करता है, पुतली के आकार को दर्शाता है। क्या करता है, ये पुतली के आकार को दर्शाता है। पुतली मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये देखिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये जो आँख में जो पुतली देख रहे हैं काला कलर का, ठीक है, तो ये क्या करता है, बीच में क्या करता है, पुतली के आकार को दर्शाता है। कैसे, क्योंकि ये बीच में क्या है, यहाँ पर ये बीच में जो गैप देख रहे हैं, परितारिका ये दोनों हैं, तो इन दोनों के बीच में ये गैप जो आप देख रहे हैं ना, ये गैप थोड़ा सा भाग है, तो इसको हम कहते हैं पुतली कहते हैं। पुतली को हम प्यूपिल भी कहते हैं, नेत्र तारा भी कहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पुतली के आकार को ये दर्शाता है, याद रखना, ठीक है। आइए अब हम चौथे नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर में मैंने लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुतली या प्यूपिल या नेत्र तारा। तो ये जो आप देख रहे हैं बीच में गैप, ये हमारे पास क्या पुतली है, ठीक है। तो पुतली के बारे में हम आपको बताते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि भैया प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, आप कहिएगा पुतली। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करता है नियंत्रित, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप अंधेरे घर में हो, ठीक है। अब अंधेरे घर में से डायरेक्ट उजाला में जाओ, तो उसमें क्या होता है, पुतली जो होता है ना, प्रकाश की जो रोशनी आती है ना, उसको कंट्रोल करके अंदर जाने देता है। और यहाँ दो सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अंधेरे में पुतली का आकार क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अंधेरे में जो होता है ना, वो पुतली का आकार बड़ा होता है। और जो ही अगर वही पुतली, मान लेते हैं कि हम फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, आराम से कंबल वगैरह ओढ़ के या रूम में हम फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं फिर रख दिए, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि अंधेरे में आप सोए हुए हैं और डायरेक्ट उठ करके क्या करो,
रोशनी में जाओ तो उस समय क्या होगा कि आपका जो आँख जो है ना वो दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, पुतली का जो आकार होता है ना वो सिकुड़ने लगता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है और कम प्रकाश में यानी अंधेरे में पुतली का आकार क्या होता है। तो यहाँ पे दो सवाल है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा होता है और तेज प्रकाश में क्या होता है, पुतली का आकार छोटा होता है। आप फिल्म देखे होइएगा ये मुन्ना भाई MBBS, ठीक है। तो डॉक्टर एक व्यक्ति के आँख में टॉर्च बारता रहता है तो उसका पुतली क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, क्योंकि वो अंधेरा रहता है। तो बंद किया रहता है तो अंधेरा हुआ ना, तो अंधेरे में क्या होता है, पुतली का आकार बढ़ा, जो है टॉर्च बारा तो प्रकाश गया तो पुतली का आकार सिकुड़ने लगेगा यानी छोटा होने लगेगा। तो संजय दत्त कहते हैं अबे हटना, ये क्या करे, उसको दर्द होला, ऐसे ही कहते हैं वो, ठीक है। तो भाई ये आप समझ गए हैं, याद रखना कि पुतली का आकार अंधेरे में बड़ा और तेज प्रकाश में छोटा। ओके, आइए अब हम बात करते हैं किसका, तो चौथे नंबर में ले ली। अब हम पांचवा नंबर में बात करते हैं कॉर्निया या स्वच्छमंडल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भाग जो घुमा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्निया या स्वच्छमंडल, या इसे श्वेत मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम कॉर्निया के बारे में बात कर लेते। तो यहाँ मैंने लिखा नेत्रदान में, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जब आँखों का दान किया जाता है तो आँख के कौन से भाग को निकाला जाता है, तो मैंने क्या बोला, कॉर्निया को निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेत्रदान में मैंने लिख रखा है, यानी नेत्र जब दान करते हैं तो पूरे आँख को नहीं निकाल लेता है, किसको निकालता है, तो कॉर्निया को निकालता है, ठीक है। अब यहाँ रोहा रोग मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो रोहा रोग के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो रोहा रोग क्या है, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि जब रोहा रोग होता है, या रोहा रोग को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेकोमा, तो ये जो रोग होता है ना तो आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो आप कहोगे कॉर्निया प्रभावित होता है। ओके दोस्तों, चलिए तो कॉर्निया के बारे में आप समझ गए। आइए अब हम बात करते हैं छठे नंबर में लेंस के बारे में। ये आप देख रहे हैं ये बीच में लेंस होता है, ठीक है, और ये जो बीच में देख रहे हैं छोटा छोटा वो लेंस है, ठीक है। मतलब आँख में काला वाला भाग होगा, आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई पता नहीं, तो काला वाला भाग के बीच में एक सुई के तरह होता है, वो क्या होता है, तो लेंस होता है। और सवाल ये उठता है कि कौन सा लेंस होता है भाई, तो वो जो लेंस होता है ना उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। हमारा आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो हमेशा कहना भाई उत्तल लेंस पाया जाता है, कई बार इसको उभयोत्तल लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते ही उसी का भाग है। तो मैंने लिखा लेंस, और कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ओके, तो आप समझ गए। अब ये लेते हैं 7वें नंबर में। तो 7वें नंबर में मैंने लिया कि अंधबिंदु। यहाँ पर क्या होता है, पीछे ये आँख के पीछे ये जो है ये देख रहे हैं अंधबिंदु या दृक् तंत्रिका भी इसे बोलते हैं। तो जब हमारी प्रकाश जो एंटर करती है आंखों में ना, तो क्या होता है ना कि अंधबिंदु पर प्रकाश का कोई असर नहीं पड़ता, यहाँ प्रकाश एंटर होता ही नहीं, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने लिखा कि यहाँ प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी यहाँ प्रकाश पहुँचता नहीं है। ओके, तो समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए न्यूनतम दूरी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि हम बुक ले करके और पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, तो कितना दूरी पर हमें कोई भी चीज़ साफ दिखाई देगा, यानी पढ़ना जो होगा तो कितना दूरी पर साफ दिखाई देगा, तो 25 सेंटीमीटर पर। तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि स्पष्ट क्या है, अरे यार भूल गया लगता है, नहीं याद है, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्पष्ट प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है, अगर हम ऐसे पूछे कि किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट देखना चाहते हैं जब पढ़ाई करते समय, तो न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए कि 25 सेंटीमीटर होता है आँख का जो न्यूनतम दूरी होता है, यानी कम से कम कितना नज़दीक रखी वस्तु को हम साफ देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं किसका, तो ये तो हो गया, पीत बिंदु भी हो गया। तो अब हमारे पास ये 2.3 सेंटीमीटर क्या है, ये आपके मन में सवाल आएगा। तो आँख जो हमारा होता है ना वो गोलाकार होता है, आपको तो पता है लगभग गोलाकार ही होता है।
तो जब गोलाकार होगा तो उसमें व्यास तो होना उचित बात है। तो आँख का जो व्यास होता है ना वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे पूछे ना कोई कि भाई आँख का व्यास कितना होता है तो आप कहोगे 2.3 सेंटीमीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है 1/16 या 1/10 सेकेंड, ये क्या है अब समझिए। देखिए जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, मतलब कोई वस्तु आया हमारे आँख के सामने, वो फटाक से निकल गया, या फिर आप हमें देख रहे हैं फटाक से आप मुड़ जाइए, तो आपके आँख पर जो है ना मेरा प्रतिबिंब यानी मेरा फोटो 1/16 सेकेंड तक रहता है। इस बात को ध्यान रखना, कितना? 1/16 सेकेंड तक। मान लेते हैं कि ये वस्तु आया ऐसे, कोई अचानक से आया ऐसे हट गया, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना हमारे आँख पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर मैंने 1/10 सेकेंड भी लिखा है। तो सभी बुक में अलग अलग दिए रहते हैं, यानी मैंने 2 बुक मैंने देखा, तो एक में 1/16 दिया था और 1/10। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि जब अगर एग्ज़ाम में मान लेते हैं पूछ दे, तो इस दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन हो ना, तो भाई दोनों में से अगर कोई एक हो तो इन दोनों में से कोई लगा देना। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, 1/16 राइट आंसर है। ठीक है, ओके। लगता है अब हो गया, अब कुछ तो बचा भाई। यहाँ पे देखो, ये बीच में जो मैंने ठप्पा ठप्पा लगाया बिंदु बिंदु, ये पानी है, लिक्विड है, द्रव है। क्या है? ये द्रव है, याद रखना। तो इस द्रव को हम कहते हैं नेत्रोध। क्या बोलते हैं? नेत्रोध। जो मैंने दर्शाया नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? नेत्रोध। आंसू कहाँ से निकलता है? तो कहना भाई नेत्रोध से निकलता है। और जब वो आंसू निकलता है तो कैसा होता है स्वाद में? तो नमकीन होता है जी। नमकीन होता है कि नहीं? मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। नमकीन होता है कि नहीं? होता है। जब हम लोग रोते हैं ना, तो जब आँख से आंसू जब निकलता है, कभी कभी मुहवा में चला जाता है, तो फिर क्या होता है जानते हैं ना? स्वाद में नमकीन लगता है ना। समझ गए। अब तो कुछ नहीं बचा बचा काचाभ। ये काचाभ द्रव, इसमें भी पानी भरा होता है। ये जो हमारा आँख होता है ना, तो आँख, ये जो काचाभ देख रहे हैं, ये क्या होता है? ऊपर फूला होता है। हमारा आँख क्या होता है? गोल होता है। तो बीच में क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। ठीक है, काचाभ द्रव में लिक्विड भरा होता है। न कहते आँखें फोड़ देबो, बहाइए देबो। मतलब जब आँख किसी तरह से अगर आँख फूट जाता है तो उसमें से लिक्विड यानी पानी निकलने लगता है, समझ रहे हैं ना? तो वो जो पानी निकलता है ना, काचाभ द्रव में रहता है। ओके। और जब तक वो लिक्विड नहीं रहेगा तो ये जो आँख का जो दोनों साइड का परत होगा, मतलब गोल होगा, तो आगे पीछे का जो परत आपस में क्या होगा? चिपक जाएगा। तो उसमें लिक्विड रहता है बीच में, तो वो क्या रहता है? गोला रहता है। ठीक है, तो आँख की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दृष्टि दोष के बारे में। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ये दृष्टि दोष किसे कहते हैं? समझना बहुत आसान है। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो आँख है, तो अगर इसमें कोई दोष नहीं है, दोष का मतलब कमी हो जाना किसी प्रकार की, ये कोई बीमारी नहीं है, इसे उपकरण लगा करके ठीक करते हैं, तो वो तो दूर की बात है। अभी हम फिलहाल दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो भाई ये दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वही मैं समझाने वाला हूँ कि जब मेरा आँख है, तो ये जो आँख हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो अभी मेरा ठीक है, सामान्य आँख है। तो कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या है? हमारे आँख के पीछे रेटिना होता है, उस पर बन रहा है। जब तक आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो कोई दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, कोई दृष्टि दोष नहीं। जो ही अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाना खो देता है आँख, तो उसमें हो जाता है दृष्टि दोष। उसे ही तो कहते हैं दृष्टि दोष। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष वह कहलाता है जब हमारा आँख किसी वस्तु को देखता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, तो उसमें हो जाता है दृष्टि दोष। उसे ही तो कहते हैं दृष्टि दोष। तो समझ गए ना? तो वही मैं डेफिनेशन लिख करके रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रकार ले लेते हैं। पहला प्रकार हमारे पास है
देख सकते हैं दूरदृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम दूरदृष्टि दोष के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखा गया इसमें इसे हाइपरोपिया भी कहते हैं। कहने का मतलब कि दूरदृष्टि को हम हाइपरोपिया भी कहते हैं, इसके सेकंड नाम आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इस दृष्टि दोष में क्या आता है कि दूर की वस्तु अस्पष्ट एवं नज़दीक की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। याद रखना, दूरदृष्टि दोष कहा तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा और नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। ओके, याद हो जाएगा ना दोस्तों। और एवं रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, मतलब आँख के पीछे रेटिना होता है, तो जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। तो इसको हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बनाया है। तो ये आगे जो आप देख रहे हैं ये उभरा हुआ है, ये नेत्र गोलक है। क्या है फ्रेंड्स? ये नेत्र गोलक है। और ये जो नेत्र गोलक है ना, तो यहाँ से प्रकाश इंटर कर रही है, क्योंकि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर प्रकाश टकरा करके ही ना हमारे आंखों पे पड़ता है। तो यहाँ से प्रकाश इंटर किया और ये लेंस है हमारे आंख का, जो लेंस होता है छोटा सा उत्तल लेंस, ठीक है। तो जब प्रकाश इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों प्रकाश कहाँ मिलता है, क्योंकि दो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पे कम से कम दो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण आकर के कहीं पे टकराता है, वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में समझाया था ना, ठीक है। तो आँख में दोनों जैसे दो प्रकाश इंटर किया दो तरीके से, ठीक है। यहाँ से प्रकाश इंटर किया, लेंस से अपवर्तित हुआ और टकराया कहाँ? देखिए यहाँ पर, मतलब आपस में कटा, आपस में मिला। दृष्टि यानी रेटिना हमारे पास आँख के पीछे यहाँ पर रेटिना होता है। अब देखिए ये कहाँ बन गया? तो रेटिना यहाँ देखिए रेटिना के पीछे बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? रेटिना के पीछे बन गया। तो अगर आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो वही बात मैंने लिखा ना यहाँ पे, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यानी फोटो, छाया। अब बात करते हैं कारण। कारण क्या है? तो नेत्र गोलक का लंबा छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या है? छोटा। ये जो नेत्र गोलक है ना, ये क्या हो गया? छोटा हो जाता है, ये कारण है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कारण है, तो एक कारण मैंने दे दिया कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। ओके, लाइक करते रहना, दान दक्षिणा देते चलना। अब बात करते हैं निवारण। अब भाई देखिए, दृष्टि दोष हुआ तो भाई वो समस्या हुआ, और जब समस्या होगा तो समाधान नहीं होगा। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका समाधान तो निकलवे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। तो जब तक समस्या है तो उसका समाधान तो होना बहुत आवश्यक है। तो ये समस्या था कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, मतलब दृष्टि दोष हो जाना। तो निवारण क्या है? तो दूरदृष्टि जिस व्यक्ति में हो गया तो उसको दूर करने के लिए हम आँख में कौन सा चश्मा लगाएंगे, यानी उसके चश्मे में मतलब कौन सा शीशा लगेगा? तो अवतल लेंस वाला, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है? अपसारित करके वापस पुनः ये क्या करता है? दृष्टि पर प्रतिबिंब बनाना चालू कर देता है, और तब हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस उपकरण की सहायता लेनी चाहिए, तो उत्तल लेंस या अभी सारी लेंस कह सकते हैं। आइए अब हम अगला प्रकार लेते हैं दृष्टि दोष का। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष के दूसरा प्रकार के बारे में। तो मैंने यहाँ पे दूसरा प्रकार लिया, निकट दृष्टि दोष। तो हम निकट दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है, इसे ही तो हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कुछ लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। दो बार इसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया तो मिटा लेना अपना। तो इसे हम मायोपिया भी कहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं दूसरे शब्द में? तो मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए। अब इसका डिफिनेशन देखिए कि निकट की वस्तु, यानी इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट यानी साफ
एवं दूर की वस्तु अस्पष्ट यानी साफ नहीं, ठीक है, नहीं दिखाई देती है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तथा इसमें देखिए और बात है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, यानी कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो उसका जब हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनता है, पहले बन जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका कारण देखो, तो रेटिना से पहले बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकती है नेत्रगोलक है और यहाँ से प्रकाश इंटर कर रही है, तो लेंस के बाद देखिए रेटिना हमारे पास पीछे है, तो ये दोनों प्रकाश आपस में टकरा करके कहाँ पर बना दिया प्रतिबिंब, तो रेटिना से कहाँ बनाया, पहले बनाया, है ना। तो आप समझ गए ना, तो यहाँ रेटिना से पहले बनाता है, तो ये दृष्टि दोष जो होता है तो भाई इसका कोई कारण होगा ना, कैसे हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया, कारण हमारे पास है नेत्रगोलक का, इसमें लंबा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्रगोलक लंबा हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष में नेत्रगोलक चपटा हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, ठीक है। और इसका निवारण, यानी अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो आप कहिएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, समझ गए ना, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम निकट दृष्टि दोष हो गया, तो अब हम लेते हैं जरा दूर दृष्टि दोष के बारे में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए तीसरा, जरा दूरदर्शिता, यानी जरा दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं या जरा दूरदर्शिता भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। लिखा गया आयु अधिक, यानी उम्र अधिक होने पर ना तो नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो उसे हम जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है और दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है, यानी दोनों दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, है ना। तो मतलब ये बुजुर्ग लोग को होता है, ओके। तो आइए इसका कारण देख लेते हैं। तो कारण हमारे पास है इसका समंजन क्षमता घट जाता है। समंजन क्षमता घटना यानी घट जाना। तो समंजन क्षमता ये क्या है, मतलब देखिए आँख का कैपेसिटी, आँख के देखने की पावर, वो ही क्षमता आपका घट जाएगा तो आप कैसे देख पाइएगा, है ना। तो इसको दूर करने के लिए तो कारण हुआ ना, तो निवारण क्या होगा, समस्या जब हो जाएगा तो समाधान कैसे होगा, तो समाधान होगा द्विफोक्सी लेंस में, जिसे हम बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो लेंस होगा ना, तो ऊपर होगा अवतल और नीचे होगा उत्तल। मतलब मान लेते हैं कि लेंस है हमारे पास, चश्मा का लेंस है, तो ऊपर होगा अवतल लेंस, ठीक है, और नीचे होगा उत्तल लेंस, ओके। तो अवतल लेंस जो होता है ना, वो दूर की वस्तु को देखने के लिए रहेगा उस चश्मे में, और उत्तल लेंस जो नीचे वस्तु को पढ़ने के लिए रहेगा, वस्तु कह रहे किताब वगैरह को पढ़ने के लिए रहेगा, ठीक है। तो अगर मतलब वृद्ध व्यक्ति में ऐसा होता है, मतलब लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस के द्वारा या द्विफोक्सी लेंस के द्वारा हम दूरदर्शिता दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों पसंद आए तो लाइक करते चलना। प्रिय छात्रों, अब हम चौथा प्रकार लिए अबिंदुकता। देखिए दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। अगर कोई कहे कि 4 प्रकार के होते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते कि हाँ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के जो मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट है अबिंदुकता, आपके बुक में भी दिया होगा, नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष हम जरा समझ लेते हैं। तो इस अबिंदुकता दृष्टि दोष किसे कहते हैं ना, तो आँखों की वक्रता यानी कॉर्निया, ठीक है। तो आँखों की वक्रता यानी कॉर्निया में सममिति में कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता दृष्टि, यानी कॉर्निया में की वक्रता, कॉर्निया को हिंदी में वक्रता कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया में जब कमी आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको हम, जब ये दृष्टि दोष हो जाता है तो इसको हम दूर कैसे करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस द्वारा दूर की जाती है, ठीक है। बेलनाकार लेंस द्वारा दूर की जाती है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। इस लेंस में समझिए क्या होगा कि किसी व्यक्ति को जन्म से ही होता है या किसी को होता भी नहीं है। मतलब कि अगर क्या होगा कि उसका आँख जो है ना, अगर वो नीचे देख रहा है ना तो ऐसा लगेगा कि ऊपर देख रहा है, अगर वो ऊपर देख रहा है ना तो ऐसा लगेगा कि वो नीचे देख रहा है। मतलब ऐसा कि ऊपर देखेगा तो वो नीचे देखता रहता है, अगर वो नीचे देखता रहता है तो ऊपर दिखता रहता है। मतलब किसी का आँख ऐसा होता है, खुदा ना खास किसी का हो जाता है ऐसा, ठीक है। मतलब कुंछिया रहता है ना ऐसा।
ठीक है, तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझना बहुत आसान है, समझिए तो सही गौर से। ओके, तो आइए हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका डिफिनेशन तो देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश कहिए या सूरज प्रकाश कहिए, ठीक है, सूरज के प्रकाश कहिए, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में टोटल कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो उन 7 रंगों को हम प्रिज्म की मदद से दिखाते हैं। ये तो बात समझ रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप इंद्रधनुष को ले सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आगे बताऊंगा इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। तो वो क्या होता है, तो जब बारिश के ही दौरान ज़्यादातर वो बनता है, ठीक है, यानी बारिश जब छूट जाता है तो ही बनता है। तो वो तो अलग की बात है, मैं उसको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम समझ लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म के आधार से झुकने के साथ साथ वो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है। तो प्रिज्म आप देख सकते हैं, और ये प्रकाश की किरण है, यानी श्वेत प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण आ रही है, जब हम प्रिज्म से गुजारे तो ये देखिए विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया, यानी टोटल 7 रंगों में विभक्त हो गया, जो हमारे पास है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वैलेट, है ना। यहाँ हिंदी नाम दिया गया है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आइए इसमें कुछ देखिए, इसको याद करने का, जैसे 7 रंगों को याद करने का ट्रिक है। तो 7 रंगों को याद करने का क्या है दोस्तों, ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, तो विवग्योर। क्या है, विवग्योर। आपको लिखना होगा विवग्योर नीचे से, VIVGYOR, विवग्योर। हाँ, तो विवग्योर लिख दीजिएगा तो 7 रंग हमारा आ जाएगा। देखिए, वैलेट यानी बैंगनी, I से इंडिगो यानी जामुनी, B से ब्लू नीला, G से ग्रीन हरा, Y से येलो यानी पीला, O से ऑरेंज यानी नारंगी, R से क्या हुआ, रेड यानी लाल। तो 7 रंग को आप याद कर सकते हैं विवग्योर से, VIVGYOR, विवग्योर, ठीक है। तो आप समझ गए। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव है लिखा हुआ कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है इसमें, तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है, याद रखना, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का। ओके, और बैंगनी रंग का तथा कम बैंगनी रंग का होता है, याद रखना। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का, तथा बैंगनी रंग का इसका कम होता है, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, बैंगनी का, और सबसे ज़्यादा लाल का होता है तरंगदैर्घ्य। ओके, याद रखना। सेकेंड में सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी तथा कम विचलन लाल रंग का होता है, यानी विचलन में है ना, विचलित जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा विचलित बैंगनी कलर होता है, और कम विचलित जो होता है वो लाल कलर होता है, ठीक है दोस्तों। विचलन का मतलब इधर उधर भटकना, तो लाल रंग जो होता है ना वो भटकता ज़्यादा नहीं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। टावर पे देखते हैं वो लाल रंग जो लगा रहता है, वो क्यों लाल, रेड बल्ब क्यों लगा रहता है, रेड जो बल्ब होता है वो क्यों लगा रहता है, क्योंकि उसका जो प्रकाश होता है ना वो बिखरता नहीं है, ज़्यादा परिकीर्णन नहीं होता है, एक ही जगह रहता है। इसीलिए हम दूर से भी देखते हैं तो वो रेड कलर हमें दिखाई दे देता है, और ये बैंगनी सब नहीं दिखाई देगा दूर से ही, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा विचलित होता है, फैलता है, ठीक है, याद रखना। ओके, अच्छा उदाहरण, और क्या कहते हैं, लेजर लाइट जो होता है ना उसमें पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष किसे कहते हैं, और इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, और इंद्र जो धनुष होता है वो कब कब बनता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आइए देख लीजिए, यहाँ लिखा गया है कि इंद्रधनुष यानी रेनबो वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियाँ, मतलब जब वर्षा हो जाते हैं तो वर्षा होने के बाद अनुकूल मतलब कि समान हो जाते हैं, वर्षा होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा होने के बाद, ठीक है, तो वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सप्तरंगी चंद्रकार
आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और जल के बूंदों या फिर वर्षा के जल के बूंदों, ठीक है, तो जल के बूंदों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन से इंद्रधनुष बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझिए, यानी जब सूर्य प्रकाश मतलब कि जब बारिश होता है, ठीक है, तो बारिश होने के बाद क्या होता है, वर्षा की जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले मतलब परावर्तन होता है, सॉरी अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब उसमें बूंदे में प्रकाश अंदर इंटर करता है, ठीक है, और फिर उसमें परावर्तन होता है। परावर्तन कैसे होगा बूंदों में, क्योंकि बूंद जो होगा किसी सतह पे होगा, किसी ठोस सतह पे होगा या ज़मीन पर होगा। तो आपको पता है क्योंकि सतह से क्या होता है, प्रकाश टकराने लगता है, तो पहले जाएगा उसमें इंटर करेगा, तो यानी प्रकाश का अपवर्तन होगा, फिर अंदर टकरा करके वापस आएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो टकरा करके आकाश में क्या होगा, फैल जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंद्रधनुष कब कब बनता है। तो याद रखना कि इंद्रधनुष सुबह के समय और शाम के समय बनता है। सुबह के समय आपको पूर्व पश्चिम में बनेगा, सुबह के समय पश्चिम में, और शाम के समय पूर्व में बनेगा। दोपहर को नहीं बनेगा। कारण क्या, कारण यह है कि दोपहर को क्यों नहीं बनता है, जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंद्रधनुष जो हमेशा बनता है ना, वो क्या होता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। मान लेते हैं सूर्य इधर है ना, तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। अगर सूर्य इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। तो दोपहर में नहीं बन सकता, क्योंकि दोपहर में सूर्य बीचों बीच होता है, तो भाई किधर बनेगा इंद्रधनुष, नहीं ना बनेगा। यही मैंने लिखा कि सुबह में और शाम में इंद्रधनुष बनता है और दोपहर को नहीं बनता है। सुबह में सूर्य किधर रहता है, तो पूर्व में, तो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम में, और शाम में रहता है इंद्रधनुष कहाँ, पश्चिम में, तो इंद्रधनुष बनेगा कहाँ, तो पूर्व में बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आकाश में क्या होता है ना कि एक साथ दो दो इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष जो होते हैं ना दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होते प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। कभी कभी ये दोनों एक साथ बन जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है ना, ये होता है छोटा तथा चमकीला होता है, ठीक है, छोटा एवं चमकीला होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है ना, बड़ा एवं धुंधला होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। बहुत आसान है इसको समझना, गौर से समझिए। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब विचलित होना, मतलब कोई रंग है उसका फैलना, यही तो प्रकीर्णन है। थोड़ा डिफिनेशन समझिए। किसी संचरण माध्यम में, संचरण मतलब, संचरण का मतलब यात्रा, माध्यम यानी रास्ता, ठीक है। तो किसी संचरण माध्यम जिससे अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो, तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। कहने का संचरण माध्यम मतलब जाने वाली रास्ता, कोई भी माध्यम हो सकता है, पारदर्शी, ठीक है। तो जाने वाली रास्ता में और कोई पदार्थ के कण मिल जाए या कोई सतह मिल जाए और उससे टकरा करके फैल जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे देखो दो स्टेप मैंने लिखा है, इस दोनों स्टेप की मदद से आप 100% समझ जाएंगे। लिखा गया कि तरंग दैर्घ्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना वो कम होगा ना, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, यानी वो फैलेगा ज़्यादा। जैसे कि बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, तो इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा फैलता है। इसीलिए इसको कहीं जैसे कि पोल वगैरह पे नहीं लगाते। कभी बैंगनी कलर को देखते हो पोल वगैरह पर लगाते हुए, जो इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज़ को सूचित करने के लिए नहीं लगाता है। उसी तरह सेकंड आप देखिए, तरंग दैर्घ्य अधिक तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, यानी जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अगर अधिक होगा ना तो प्रकीर्णन क्या होगा, उसका कम होगा। जैसे में लाल रंग, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, तो इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी फैलता कम है लाल रंग। क्योंकि अगर लाल रंग हम टावर पे लगा देते हैं तो वो रोशनी क्या होता है, मतलब फैलता ही नहीं है, वो रोशनी क्या होता है, फैलता बहुत कम है, ना के बराबर। इसीलिए
देखिए जब ज़्यादा प्रकीर्णन नहीं होगा तो दूर से भी हम देखेंगे ना तो वो रंग हमें दिखाई देगा। तो इसीलिए लाल रंग को ज़्यादातर इंडिकेट करने के लिए या फिर टावर पे लगा दिया जाता है। कितना भी दूर से देखो तो यार दिखाई दे देता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी फैलता कम है, एक ही जगह रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन की अब हम उदाहरण देख लेते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यानी जब हम दिन से ऊपर देखते हैं आकाश में तो वो रंग नीला दिखाई देता है। वो किसके उदाहरण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के ही उदाहरण है। लेकिन वही आकाश को अंतरिक्ष में जाकर के देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ जो होता है ना वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके, तो अगर कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ जो होता है ना, यहाँ से आप देखेंगे तो वायुमंडल है ना, तो इसीलिए जो हमारा आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। और ये किसका उदाहरण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है, और आगे देखिए लिखा गया नीला दिखाई देना। अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देना, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ वायुमंडल क्या होता है? नहीं होता, इसीलिए वो अंतरिक्ष क्या होता है? काला दिखाई देता है। आकाश जो है काला दिखाई देता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला मतलब कौन सा रंग दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ओके, थर्ड में हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास है समुद्र का नीला दिखाई देना। ये भी क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। चौथा, सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी सूर्योदय मतलब सूर्य जब उदय होता है, सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है। ठीक है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, तो ये भी क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। क्यों? क्योंकि देखिए लाल क्यों दिखता है? उस समय क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो उसके बाद देखिए 7 रंग होते हैं, तो इसमें एक ऐसा रंग है जो लाल है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। लेकिन बाकी जितने भी रंग होते हैं ना, उस समय क्या होता है? सबका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, तो वो सबका प्रकीर्णन हो जाएगा और इसका प्रकीर्णन नहीं होगा तो लाल दिखाई देगा ना, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। खतरे के संकेतों का रंग लाल होता है, क्योंकि ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। अब खतरे के संकेतों का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और जब तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रिय छात्रों, अब आपके जो चैप्टर में बच गया वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों दिखता है, तो ये सब तो आपके क्वेश्चन आंसर में होंगे, तो वो सब आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। वैसे भी मैं भी करूँगा क्वेश्चन आंसर उस सबका। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।